नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं हम सभी को हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों आप जानते हैं सीटेट 2020 का नया एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है, बहुत ही जल्दी उसका एडमिट कार्ड जारी होने वाला है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के लिए सीटेट सुपर 30 सेशन लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया करते हैं। ये वो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिनके आपके सीटेट की परीक्षा में पूछे जाने की सर्वाधिक संभावनाएं हुआ करती है और अगर आप इन 30 सवालों का सही जवाब दे लेते हैं तो आप सीटेट एग्जाम में बहुत ही आसानी से 120 या उससे अधिक अंक हासिल करके ले आएंगे। और अगर आप इस 30 सवालों का सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आपको हमारे साथ जुड़ करके और अधिक अपनी तैयारियों को ले जाना होगा और अधिक अपनी तैयारी को नया आयाम देना होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? चार ऑप्शन है, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। दूसरा है, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। तीसरा कहता है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। चौथा कहता है, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत विविधताओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। क्योंकि दोस्तों बात की जा रही है किसकी? संज्ञानात्मक विकास की। तो अगर संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है कि बालकों में किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उस पर चिंतन करने के और क्रमिक रूप से उसे इस योग्य बनाना होता है कि वह अलग अलग तरह की परिस्थितियों में समस्याओं का समाधान बहुत ही आसानी से वो कर ले जाए। और संज्ञानात्मक विकास समृद्ध तथा विविधतापूर्ण वातावरण की उपलब्धता को ही समर्थित करता है। सीधे सीधे बनता हुआ क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। देन आपका दूसरा क्वेश्चन कहता है, मानव विकास डैश है। क्या है? मानव विकास डैश है। चार ऑप्शन है, मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय। चौथा है पहला और दूसरा। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला और दूसरा, यानी कि जो मानव विकास है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हुआ करता है। क्योंकि एक क्रमिक और संगत पैटर्न में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को दोस्तों विकास कहा जाता है। मतलब कि इसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरह के ही जो परिवर्तन होते हैं वो शामिल हुआ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 जो जाएगा वो सही जवाब हो जाता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चार ऑप्शन दिया गया दोस्तों। पहला है आनुवांशिकी एवं वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान। चौथा है वातावरण एवं पालन पोषण। डायरेक्ट बनता हुआ क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद दोस्तों आनुवांशिकी और वातावरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही जवाब हो जाएगा, ये डायरेक्टली बनता हुआ क्वेश्चन है। देन फोर्थ क्वेश्चन आपका कहता है, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। चार ऑप्शन है दोस्तों, स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब और सार्वजनिक पुस्तकालय। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सार्वजनिक पुस्तकालय। क्योंकि सार्वजनिक पुस्तकालय जो होती है दोस्तों ये समाजीकरण की एक निष्क्रिय एजेंसी हुआ करती है, जो सामाजिक प्रत्याशाओं और सामाजिक मानदंडों के अनुसार अगर हम देखें तो जब बालक व्यवहार करना सीख लेता है तो उसे समाजीकरण की संज्ञा हम लोग दिया करते हैं। इसमें से दोस्तों स्वास्थ्य क्लब ले लो, परिवार ले लो, इसके अलावा और ले लो इको क्लब, ठीक है ना। इनमें ये सब क्या है, ये तीनों ही इसके प्रमुख सक्रिय साधन है। लेकिन जो सार्वजनिक पुस्तकालय है दोस्तों ये एक प्रकार का निष्क्रिय साधन हुआ करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो होता है वो आपका सही जवाब हो जाता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास की निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा की जाती है? तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा इसका 3rd वाला, यानी जैविक पहलू की उपेक्षा की जाती है। क्योंकि वाइगोत्स्की ने दोस्तों अपने सिद्धांत में एक बताया था कि विकास के जैविक पहलू, विकास के जो जैविक पहलू है इसकी पहले चीज तो इन्होंने उपेक्षा की। उपेक्षा करने के बाद उन्होंने ये बताया कि बालक के विकास में सामाजिक कारकों, सांस्कृतिक कारकों तथा भाषा को महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए उनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। कौन सा सिद्धांत? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि 1 वर्ष तक शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? चार ऑप्शन है, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, ठीक है ना, और इंद्रिय जनित गामक स्तर। चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। डायरेक्ट बनता हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल आप कर ले जाएंगे कि 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान और हाथों से सोचते हैं तो उसे हम लोग इंद्रिय जनित गामक स्तर बोला करते हैं, ठीक है ना। वे हाथों से चीजों को इधर उधर करते हैं, चीजों की पहचान करते हैं या किसी की ध्वनि सुन करके उनका चिंतन प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो इनका चिंतन होता है दोस्तों ये चिंतन इनका वास्तविक नहीं हुआ करता है, इसीलिए इंद्रिय जनित गामक स्तर हम बोला करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका सही जवाब हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि रिया कक्षा पिकनिक करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है।
यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है, विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया या सहयोग की नैतिकता। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सहयोग की नैतिकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहयोग की नैतिकता। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? किसका? स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का रूप है। तो इसमें सही ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पहला व्यवहारिक बुद्धि, बाकी और तीनों नहीं है। डायरेक्ट बनता हुआ क्वेश्चन है, आसानी से कर ले जाएंगे। जो स्टर्नबर्ग ने दोस्तों बुद्धि का जो त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया था, इसमें उन्होंने क्या बोला कि जो बुद्धि होती है वो 3 तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? 3 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली जो होती है दोस्तों वो आपकी होती है विश्लेषणात्मक, या फिर आप कह सकते हो विश्लेषणात्मक बुद्धि होती है। दूसरा आप कह सकते हो साधनात्मक बुद्धि हुआ करती है। तीसरा आप कह सकते हो व्यवहारिक बुद्धि। क्या कह सकते हो? व्यवहारिक बुद्धि हुआ करती है। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका सही जवाब। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? 4 ऑप्शन है, डेविड वेस्लर, अल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पियर्समैन, चौथा है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अल्फ्रेड बिने ने दोस्तों सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। डायरेक्ट बनता हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों बुद्धि परीक्षण मतलब होता है कि बुद्धि की माप का सर्वश्रेष्ठ साधन है। क्या है? जो बुद्धि परीक्षण है जो बुद्धि की माप का सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन हुआ करता है। सबसे पहले जो बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? अल्फ्रेड बिने और साइमन ने मिल करके किया था। और कब किया था? तो 1905 में किया था। कब किया था? 1905 में किया था। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता संबंधित है? 4 ऑप्शन है, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। दूसरा है सही व धारा प्रभाव बोलना। तीसरा है जानना समझना व लिखना। चौथा है व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो पहला हो जाएगा कि ध्वनि संरचना पर चिंतन करना, उसमें हेरफेर करना ही क्या है? ध्वनि संबंधी जागरूकता क्षमता से संबंधित है। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद है। जेंडर विभेद पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, शिक्षार्थियों को ह्रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। तीसरा है पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। चौथा है महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों पर अधिक दिया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपको हो जाएगा, शिक्षार्थियों के ह्रासोन्मुख प्रयासों और निष्पादन का कारण बन सकता है जेंडर विभेद। क्योंकि दोस्तों जो लिंग भेद है ये शिक्षार्थियों की मानसिकता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर दिया करता है और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? उनमें ह्रासोन्मुख हो जाता है और निष्पादन का प्रभाव हो जाया करता है, देखने को हमको मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की एक शैली का उदाहरण है? सीखने की शैली का चाक्षुष है, संग्रहण है, तथ्यात्मक है, इस पर संबंधित डायरेक्ट बनता हुआ क्वेश्चन है। आसान सा क्वेश्चन है, बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। तो सीखने की शैली का एक उदाहरण दोस्तों चाक्षुष है। चाक्षुष का मतलब क्या होता है दोस्तों? चाक्षुष का मतलब होता है विजुअल, मतलब कि जो दिखाई देने वाली चीजें हैं। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक शिक्षक कक्षा में कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, इसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डैश कर रहा या कर रही है। 4 ऑप्शन है, सीखने का आकलन कर रही है, सीखने के रूप में आकलन कर रही है, सीखने के लिए आकलन कर रही है, सीखने के समय आकलन कर रही है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि वो सीखने के लिए आकलन कर रही है। क्या कर रही है? सीखने जो मतलब वो क्या कर रही है कि जो शिक्षक है वो क्या कर रहा है कि कक्षा के कार्य को एकत्रित करता है, उनको पढ़ता है, बाद में योजना बनाता है और फिर क्या कर रहा है? अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? सीखने के लिए आकलन कर रहा होता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, किस पे? विद्यालय आधारित आकलन पे कार्य करते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है दोस्तों कि उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। दूसरा है उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थियों की प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। तीसरा है शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उसका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। चौथा है व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो 4th ही हो जाएगा और व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखा करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? क्या पूछा जा रहा है? ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? 4 ऑप्शन दिया गया है। मतलब देखो ये प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? कैसा? ये प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? 4 ऑप्शन है
अपसारी प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, मुक्त अंत और समस्या समाधान। तो इसका तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा विश्लेषणात्मक प्रश्न हुआ करता है। ठीक है, इस तरीके का प्रश्न। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है छात्राएं, 4 ऑप्शन दिया है, गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनके सामने तर्क के विषय में पूछा जाता है। दूसरा है अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। तीसरा, अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती है। तो निगेटिव दिखा रहा है, ये नहीं कह सकते दोस्तों। ठीक है, दूसरा है, चौथा है आपका भाषिक एवं संगत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो आपका सेकंड नंबर जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं कि वे अपने आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हुआ करती, बिल्कुल जैसे लड़के होते हैं जिस एज के वैसे ही लड़कियां भी होती हैं, दोनों की बौद्धिक क्षमता लगभग सेम ही होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि छात्राएं ज़्यादा है या छात्राएं कम है, बालक ज़्यादा है बालक कम है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी आपका सही नहीं होगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, क्या कह रहा है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास डैश से संबंधित है। क्या पूछा जा रहा है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई। ठीक है ना। 4 ऑप्शन है, डिस्लेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया और डिस्प्राक्सिया। ठीक है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका डिस्लेक्सिया हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, डिस्लेक्सिया दोस्तों एक प्रकार का रोग हुआ करता है और ये ऐसा रोग होता है जिससे जो बालक ग्रस्त होता है वो शब्दों के अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव किया करता है। इसीलिए अक्षरों के क्रम के पढ़ने में कठिनाई की बात की जा रही है, तो डिस्लेक्सिया हो जाया करता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य होता है। तो दोस्तों सभी के लिए विद्यालय, सभी के लिए शिक्षा, मतलब कि कोई भी जाति वर्ग या किसी भी धर्म, गरीब हो अमीर हो, सभी के लिए विद्यालय होना चाहिए, विद्यालय की शिक्षा होनी चाहिए। ये आपकी बात जो है समावेशी शिक्षा किया करती है। कौन बात करता है, समावेशी शिक्षा बात किया करती है। क्योंकि समावेशी शिक्षा जो होती है दोस्तों, सभी नागरिकों की समानता के अधिकार को जानने तथा सभी शिक्षार्थियों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध कराया करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी के लिए विद्यालयों में सभी शिक्षा समावेशी शिक्षा का प्रचार वाक्य हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि प्रवाहपूर्ण व्याख्या मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ संबंधित तत्व है। कौन सा है, प्रवाहपूर्ण व्याख्या मौलिकता और लचीलापन। 4 ऑप्शन है, प्रतिभा, गुण, अपसारी, चिंता और त्वरण। तो दोस्तों जब ये सारी जो गुण हुआ करती है, ये सारे जैसे क्या है, प्रवाहशीलता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन, ये सारे जो गुण होते हैं दोस्तों, ये एक प्रतिभाशाली बालक के अंदर हुआ करता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। कैसे प्रश्न, 4 ऑप्शन है, स्मरण, समझ, सर्जन और विश्लेषण। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, यानी कि सर्जन, और थर्ड हो जाएगा यानी कि 20, ये सर्जन जो हो जाएगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सर्जन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय और बल देने के लिए कहा जाया करता है। क्योंकि जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं वो शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन और व्यक्तिगत लक्षणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों में बहुरूपता में सामान्य बालकों के अधिक क्या होते हैं, थोड़ा श्रेष्ठ हुआ करते हैं। ऐसे शिक्षार्थियों को सर्जन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाया करता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गणित में अधिक निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। 4 ऑप्शन है, अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण और उपलब्धि परीक्षण। तो आपको इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सेकंड, निदानात्मक परीक्षण। क्योंकि बात किसकी जा रही है, गणित में जो अधिक निर्योग्यता है इसका आकलन करना। ठीक है ना। परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है, तो वो निदानात्मक परीक्षण ही हुआ करता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। 4 ऑप्शन है, विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान का स्थानांतरण, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने को, ठीक है ना, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने के लिए, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका हो जाएगा, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने के लिए। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो जाएगा दोस्तों वो आपका एकदम सही जवाब हो जाया करता है। अरे माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि सिद्धांत चित्र जो है दोस्तों, सिद्धांत चित्र की बात की जा रही है तो ये तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 था आपका सही जवाब होगा। माफी चाहेंगे, उसमें जरा सा गलती हो गई। क्योंकि जो बात इसमें जो हो रही है ये किसकी बात कर रहा है, सिद्धांत चित्र की नवीन अवधारणाओं की बात कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एल्बर्ट बैंड्यूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है।
चार ऑप्शन है, खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरा है, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी कि मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। तीसरा है, अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। चौथा है, संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा कि बच्चे के सीखने के लिए जो प्रतिरूपण है यानी मॉडलिंग है ये एक मुख्य तरीका हुआ करता है। ठीक है ना, क्योंकि एल्बर्ट बेंड्यूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार दोस्तों बच्चों को सिखाने के लिए जो प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग है ये एक मुख्य तरीका हुआ करता है। मतलब उदाहरण की तरह आप समझो, कैसे आप समझो, उदाहरण की तरह समझो कि जैसे कोई बालक है वो अपने चहेते अभिनेता, मान लो चहेता अभिनेता कुछ भी ले लो, मान लो कोई बालक है उसका चहेता अभिनेता कौन है, अमिताभ बच्चन है। तो क्या करेगा वो अमिताभ बच्चन के जो व्यवहार है उसको अपने व्यवहार में शामिल कर लिया करता है। अमिताभ बच्चन बोलेगा ठीक वैसी उसकी एक्टिंग करेगा, उसकी मिमिक्री करेगा, अमिताभ बच्चन की तरह ड्रेसिंग सेंस करेगा, अमिताभ बच्चन की तरह बाल सेट करेगा, हेयर स्टाइल सेट करेगा। ठीक है ना, तो मतलब ये क्या कर रहा है, ऐसे बालक की जो उसका जो चहेता अभिनेता है उसके व्यवहार क्या कर रहा है, शामिल कर रहा है। जैसा उनको टेलीविजन में या वीडियो में कहीं भी देखा करता है एकदम वैसे उनको फॉलो किया करता है। तो यही बात हमारा क्या बताते हैं एल्बर्ट बेंड्यूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत में बताया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। ठीक है, चार ऑप्शन है, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा, विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा। तीसरा है, ज्ञान से सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण। चौथा है, अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधित पद्धतियों को अपनाना। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा ही क्या कहलाएगी, निगमनात्मक तर्कणा कहलाती है। क्या कहलाती है, निगमनात्मक तर्कणा कहलाया करती है। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों जो हमारी निगमनात्मक तर्कणा है ये एक ऐसी तर्कणा हुआ करती है जिसमें व्यक्ति क्या कहता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चला करता है। मतलब समझो जैसे कि सभी मनुष्य क्या है, आप जानते हो सभी मनुष्य मरणशील है, सबको मरना है एक दिन। और इसमें क्या कह दिया जाए कि सभी मनुष्य मरणशील है और मोहन क्या है, एक मनुष्य है। तो इसका मतलब है कि मोहन अगर मनुष्य है तो मोहन भी क्या हो जाएगा, मरणशील है। ठीक है ना, तो यही होता है दोस्तों आपका निगमनात्मक तर्कणा हुआ करता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जब बच्चा एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डैश के द्वारा दिया गया है। ठीक है ना, तो दोस्तों ये जो विचार है ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप आसानी से कर ले जाएंगे। जो इसका जो विचार है ये ईएल थॉर्नडाइक ने दिया था। ईएल थॉर्नडाइक ने ही कहा था ये बात कि जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। मतलब अभ्यास से क्या होगा, उनकी जो गलतियां हैं वो कम हो जाया करती है। ईएल थॉर्नडाइक का ये कथन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है न्यूटन में से कौन संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। चार ऑप्शन है, हाँ, याद करना, गतिक प्रक्रमण और विचार करना, सहानुभूति देना। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, सहानुभूति देना। सहानुभूति देना दोस्तों क्या है, संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हुआ करता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। तो चार ऑप्शन दिया गया, अभिप्रेरणा, ठीक है ना, अध्यवसाय, संवेग और वचनबद्धता। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर पहला, क्या हो जाएगा, अभिप्रेरणा हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों जो अभिप्रेरणा है ये एक ऐसा आंतरिक बल हुआ करता है जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य किया करता है और उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा में उपलब्ध भी कराया करता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 28 कि निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। चार ऑप्शन है, पुरस्कार, संवेग, आवश्यकता और उत्प्रेरणा। तो इसके सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आवश्यकता, क्योंकि दोस्तों जो ये शब्दावली है आवश्यकता है ये अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक ने आवश्यकता को अभिप्रेरणा की उत्पत्ति में पहला कदम बताया है और व्यक्ति में जो मुख्यतः दो प्रकार की आवश्यकताएं हुआ करती हैं वो क्या है, पहली दोस्तों हुआ करती है आपकी जैविक आवश्यकता, ठीक है ना, और जैविक अवस्था होती है। दूसरा क्या होती है, सामाजिक आवश्यकता हुआ करती है। कौन सी होती है, सामाजिक आवश्यकता हुआ करती है। और अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा के साथ इनका प्रयोग दोस्तों अंतः बदलाव के साथ किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। चार ऑप्शन है, प्रभावी, भावात्मक, संरक्षक उन्मुखी और सुरक्षा उन्मुखी। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड, भावात्मक हो जाएगा, क्योंकि भावात्मक प्रेरणाएं दोस्तों अनुभूतियों के संतुष्टिकरण को अवस्थाओं तक पहुंचाने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को
प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित किया करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देन आज के सेशन का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? चार ऑप्शन है, अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, सहपाठियों की से प्रतियोगिता, तीसरा है अर्थपूर्ण संबंध, चौथा है माता पिता की ओर से दबाव। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अर्थपूर्ण संबंध होता है। दोस्तों जो अर्थपूर्ण संबंध होता है यही क्या करता है, अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित किया करता है, क्योंकि दोस्तों मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि जो सीखे जाने वाली सामग्री हुआ करती है, सीखे जाने वाली सामग्री के सार तत्व को एक नियम के अनुसार समझकर तथा उसका संबंधगत ज्ञान को जोड़ते हुए सीखा जाता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 30 का जो ऑप्शन नंबर थर्ड है दोस्तों ये आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अर्थपूर्ण संबंध। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे 72 68 00 95 84 इन नंबर पर दोस्तों आप हमें कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज कीजिएगा, तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQmentor स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे हम आपको हमारी सारी वीडियोस की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही साथ डेली के न्यूज़पेपर और जितने भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के बुक्स है जो मार्केट में आपको महंगे दामों में मिलती है, हर वो बुक्स भी हम आपको फ्री में आपको प्रोवाइड कराते हैं हमारी ग्रुप में। और साथ ही साथ अपकमिंग वैकेंसीज की डिटेल्स आपको देते हैं, और लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड की बात हम किया करते हैं। साथ ही साथ जीके जीएस के डेली क्विज होते हैं, जीके जीएस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारे ट्रिक्स आपको वहां ग्रुप में दिए जाते हैं। बहुत सारा फायदा आपको मिलेगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, हमारे चैनल पे तो जुड़े रहिए। इसके अलावा अब आप हमको इंस्टाग्राम पे भी IQmentor के नाम से फॉलो करते हैं। ये लोगो आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यही लोगो आप यूट्यूब के सर्च इंस्टाग्राम के सर्च बॉक्स पे जाके सर्च मारेंगे IQmentor लिख के, तो यही लोगो आपको मिलेगा। इस लोगो को फॉलो करते हुए आप हमें वहां फॉलो कर सकते हैं, वहां भी आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। और अगर इस वीडियो को देख लिया हो तो देखने के बाद आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जरूर जाइएगा, वहां आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मिलेगा। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी ज़रूरतों के हिसाब से। प्लीज़ एक बार जाइएगा, प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिएगा हमारी। मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, गुड बाय।